अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, बूलियन रिंग्स और निलपोटेंट एलिमेंट्स इनको स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? लेट आर बी अ रिंग एंड ए बिलोंगिंग टू आर। ए जो है कोई भी हमने रिंग का एलिमेंट ले लिया, इस ए को आप कहेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है अगर इसका स्क्वायर इटसेल्फ आ जाता है। ये जो आइडेम्पोटेंट का कंसेप्ट है ये हमने ग्रुप्स में भी पढ़ा था, लेकिन ग्रुप के अंदर आपने कहा था कि ग्रुप्स के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होती है। एक ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका स्क्वायर जो होता है वो इटसेल्फ आता है। लेकिन रिंग्स के अंदर अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी आइडेम्पोटेंट हो सकते हैं। जैसे जीरो जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो का स्क्वायर ले तो वो जीरो आ जाता है, इसीलिए जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, वन मौजूद है, तो वन का स्क्वायर जो होता है वो भी वन होता है। तो इसीलिए रिंग के अंदर ये दो, एक एडिटिव आइडेंटिटी जीरो और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन, ये तो हमेशा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते ही है। तो इसका मतलब है कि रिंग के अंदर भी एटलीस्ट आइडेंटिटी, एटलीस्ट जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी तो जरूर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रिंग आप ले लेते हैं 2z, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इस रिंग के अंदर चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं है, वन इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर जीरो तो है ना, तो इसके अंदर जीरो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं तो इसके अंदर जीरो भी मौजूद है, इसके अंदर वन भी मौजूद है। तो इस रिंग के अंदर आपके पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक जीरो और एक वन, जिनका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो इटसेल्फ आ जाता है। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर अपने आप के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब है इस रिंग में आपके पास सिर्फ एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट था, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो रिंग है इसके अंदर दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ गए। इसी तरह मजीद आगे आप क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल में देखें तो 5 इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z10, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेते हैं तो मॉड 10 के अंदर अगर 25 को आप 10 से डिवाइड करते चले जाए तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है Z10 के अंदर 5 स्क्वायर जो होता है वो 5 के इक्वल आता है, तो 5 इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसमें आप जैसे 5 आपने लिया है तो 1 माइनस 5 ये -4 बनेगा, तो उसका जो स्क्वायर लेंगे आप। बहरहाल चलो आगे एग्जांपल इसकी और भी आएंगी। तो ये 5 आपके पास इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम ये पावर सेट ले लेते हैं, इसमें ये जो प्लस है ये सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इंटरसेक्शन को डिनोट कर रही है। तो ये भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इसके जो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें से पावर सेट में से कोई भी सबसेट उठा लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो इसके अंदर चूंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर रहे हैं इंटरसेक्शन की मदद से, ये आपने पावर सेट एस का ले लिया। अब इस ए का अगर आप ए डॉट ए निकालते हैं तो ए डॉट ए हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसके अंदर इंटरसेक्शन की मदद से। डॉट से मुराद यहाँ पर इंटरसेक्शन है।
तो ए इंटरसेक्शन ए जो है वो इटसेल्फ आ जाता है। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इसके अंदर सारे ही होंगे। जो इंटीग्रल डोमेन होती है, देयर आर ओनली टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स 0 and 1। जैसे ये ऊपर जी था, इसकी एग्जांपल आप देखें, जी जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है। तो ये 0 और 1 जो है ये इसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, फिफ्थ एग्जांपल है कि इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, जी एन के अंदर आप कोई भी ए जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसको 1 माइनस ए करेंगे तो ये भी आपके पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएगा। मतलब उस एलिमेंट को आप 1 में से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। जैसे ये ऊपर ही मैं इसकी एग्जांपल देने वाला था कि जैसे ये 5 आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो अगर आप इस 5 की मदद से एक और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो 5 को आप 1 में से माइनस कर दें, तो 1 माइनस 5 जो होता है ये -4 आ जाता है। अब Z10 के अंदर, mod 10 के अंदर -4 जो होता है ये 6 के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें आप 10 जमा करेंगे तो या वो डिवाइड वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो 6 आएगा। तो अब ये जो 6 है ना, ये भी आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, चेक कर सकते हैं आप इसको। 6 का स्क्वायर ले, वो बनता है 36। अब 36 को 10 पर डिवाइड करते जाए तो रिमाइंडर आपके पास 6 ही आएगा। तो इसका जो स्क्वायर है वो भी आपके पास 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको कोई एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दिया हुआ है तो दूसरा आप इस तरीके से खुद उससे बना सकते हैं। जी इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 6 है, सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर एक ग्रुप के अंदर आप सॉरी रिंग के अंदर, और रिंग भी कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसके अंदर आप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो वो जो तमाम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे वो कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब उसका ये है कि इफ ए बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग, ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है ये आइडेम्पोटेंट है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। जैसे ऊपर हमने Z10 के अंदर दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट तलाश कर लिए, एक 5 है और दूसरा आपके पास है 6। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 30 बनता है। तो 30 10 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 0 आ जाता है। अब ये जो 0 है ना, ये भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स लेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी अगेन आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। जी नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट है, इफ n इज इक्वल टू, n को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, जैसे 12 को आप यूं लिख सकते हैं, 12 इक्वल होता है 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3। ये मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 12 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स की सूरत में आपने इसको लिखा। देन द नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन Zn is equal to 2r, where r is the number of distinct prime factors of n। जैसे अभी हम प्रीवियसली Z10 की बात कर रहे थे, तो Z10 के आप निकालना चाहते हैं कि उसके अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप ऐसा करें कि 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें,
तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक 2 मिलेगा और एक 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने बने, एक 2 है एक 5 है, तो दो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ नीलपोटेंट्स, अगर आप आइडेम्पोटेंट्स अगर आप निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट्स, तो वो आपके पास होंगे 2 रेज टू पावर 2, मतलब 2 रेज टू पावर 2 इसके प्राइम फैक्टर्स है, तो 4 बन जाते हैं। तो अब वो 4 होंगे कौन से, एक तो उसमें 0 लाजमी तौर पर आएगा, 1 भी उसके अंदर आएगा। अभी पीछे आपने 5 को भी प्रूफ किया कि वो इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, और 6 को भी प्रूफ कर दिया। तो एग्जैक्टली इसमें आते ही 4 है, तो ये Z10 के ये सारे के सारे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है Z6 की। तो Z6 जो है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करें 6 की, तो 6 के अंदर भी दो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो इसके भी 2 रेज टू पावर 2 4 बनेंगे इसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। अब वो कौन कौन से होंगे, एक तो उसमें 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। अब मजीद बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, 2 है, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 आता है, इटसेल्फ के इक्वल नहीं आया। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 आता है, 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। इसका जैसे 3 का स्क्वायर हमने लिया, 9 आ गया। अब 9 को 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो अगेन आपको 3 मिल गया, तो 3 का स्क्वायर भी इक्वल टू 3 आ गया। एक आपके पास ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। इसी तरह 4 को चेक करना है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 बन जाएगा, तो 4 स्क्वायर आपके पास 16 आएगा। इसको 6 पर डिवाइड करते चले जाए तो 6 2 इज द 12, तो बाकी 3 बचता है। तो मॉड 6 के अंदर तो ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह 4 के बाद आप 5 को चेक कर ले, 5 का स्क्वायर बनता है 25। तो अब इसके अंदर भी आप देखें, इसको 6 पर डिवाइड करना है, 6 4 24 होते हैं, तो ये भी 1 आ जाता है। तो 5 भी इसके अंदर नहीं है, ये हमने एक तो 0 को चेक कर लिया हुआ, 0 के बाद 1 को हमने चेक कर लिया हुआ है। और दूसरा तरीका आप ये इस्तेमाल कर लें कि 1 में से 3 को माइनस करें, तो 1 में से 3 माइनस करते हैं तो -2 बनता है। हाँ सॉरी, ये ऊपर मिस्टेक हुई, 4 स्क्वायर जो है ना, तो ये 416 को 6 पर डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर 4 आता है, ठीक है, तो ये 3 नहीं आएगा बल्कि रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसका मतलब है 4 भी इसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसके भी ये 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकले। इस तरह आपको कोई भी Zn दे दिया जाता है तो उसके आप सारे के सारे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स की जस्ट अगर आपसे तादाद पूछी जाती है तो आप तादाद बता सकते हैं, और अगर आपसे उस पे निकालने को कहे जाते हैं तो वो आप इस तरीके से, ये 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर आपको एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिल जाए तो ये 1 - a वाला तरीका इस्तेमाल करके दूसरा आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हुई तो फौरन हमने उसको चेक कर लिया जी। थ्योरम नंबर 3 आपके पास है, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन ZnM। अब यहाँ से n और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये Z6 था तो Z6 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Z2 × 3, ठीक है, वो 6 ही बनता है। तो अब इसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि ये जो ZnM है इज एटलीस्ट 4, इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं कम से कम तो 4 निकलेंगे, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो n और m है, m भी ग्रेटर देन 1 है, n भी ग्रेटर देन 1 है, और ये दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। जैसे आपने Z10 में देखे, 10 को भी आप 2 × 5 लिख सकते हैं, वो भी रिलेटिव प्राइम है। तो उसके अंदर भी आपके पास कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकले, 4।
और Z6 के अंदर भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स 4 निकले, तो या तो 4 कम से कम 4 निकलेंगे अगर इस तरह का वो Zn बनता हो, अगर 4 ना हुए तो फिर 4 से ज्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकते। जी सिमिलरली थ्योरम नंबर 4 है कि Zn हैज ओनली टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स 0 and 1 इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू PR। ये जो Zn है, अगर ये प्राइम की पावर में n आ जाता है, मॉड जो है वो प्राइम की पावर में आ जाता है, जैसे आप Z8 कह देते हैं, तो अब ये जो 8 है ये प्राइम की पावर है, मतलब आप इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो Z8 के सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकलेंगे। अगर वो ऊपर वाला थ्योरम आप लिखना चाहते हैं तो उस थ्योरम को यूज कर ले कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो एक ही प्राइम फैक्टर बनता है, वो 1 है, 2 है वो, तो इसीलिए एक प्राइम फैक्टर है 2⁻1 लिखेंगे, तो इसका मतलब इस रिजल्ट, ये ऊपर वाला थ्योरम नंबर 1 का जो रिजल्ट है वो इस केस में भी फॉलो कर रहा है। तो ये आपके पास जस्ट 2 ही उसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, और एक 0 होगा और दूसरा 1। तो ये एक और आसानी पैदा हो गई Zn के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकालने में। जी नेक्स्ट आपके पास है कि लेट A एंड B बी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग, देन द फॉलोइंग आर आल्सो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। उनके अंदर एक तो ए बी है, मतलब दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकाल लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आइडेम्पोटेंट ही होगा। शर्त ये है कि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि ये रिजल्ट आप Zn के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि Zn जो होता है ये कम्यूटेटिव रिंग होता है। इसी तरह ए बी को आप ए में से माइनस कर दें तो वो भी कम्यूटेटिव होगा। ए प्लस बी में से ए बी माइनस करेंगे वो भी आइडेम्पोटेंट होगा, और ए प्लस बी में से 2 टाइम्स ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बनेगा। तो ये एक और आसानी पैदा हो गई। जैसे ऊपर अब 1 और 3 आपने निकाल लिए थे, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो चलो ये तो 3 ही बनता है। तो बाकी ये सारे मतलब जो मेथड्स बताए हुए हैं उन तरीकों से आप ये कर सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं। जी ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स थे।